आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पूरी हो गई है। यह मुलाकात लगभग आधा घंटे तक चली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से रवाना हो गए। वहीं आज शाम 3:30 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से भी भेंट करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ के वर्तमान मंत्रिमंडल में पहले 54 मंत्री थे, जिनमें से 6 पद खाली थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2 और मंत्रियों जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान को केंद्र में मंत्री बनाया गया, जिससे मंत्रिमंडल में कई पद फिर से खाली हो गए। माना जा रहा है कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को नए मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है। कुछ राज्य मंत्रियों का कद बढ़ सकता है और उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। साथ ही बोर्ड और निगमों में भी नए चेहरों का समायोजन हो सकता है। माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पूरब से हैं। हाल में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक का भी असर मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी हेड रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, सियासत में चर्चाएं हजार होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात दो नजरिए से देखना होगा। एक कि कैबिनेट विस्तार को लेके अटकलें तेज हो गई है, खासकर उत्तर प्रदेश में, तब जब 2027 में विधानसभा चुनाव में दूसरे नए वर्ष की एक प्रोटोकॉल होता है कि नए साल में मिलकर बधाई दिए हैं। लेकिन आज इसके सबसे अधिक चर्चा है इसी बात की है कि जो 6 सीटें खाली है कैबिनेट में, उनमें कौन नया चेहरा होगा। और चर्चा इस बात के भी तो कुछ चेहरे में बदलाव भी संभावना बनी हुई है। तो एक माना जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई थी, आज दिल्ली में है। नीति नवीन से उनकी मुलाकात होगी, जो कार्यक्रम तय किया गया है, शेड्यूल बना हुआ है, और बड़े नेताओं से भी मुलाकात होगी। तो चर्चा यही है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में जो सबकी नजर बनी हुई है, खासकर पार्टी वर्करों की, विपक्ष की, क्योंकि जातीय संतुलन साधने के लिहाज से ही कैबिनेट में उनको जगह दिया जाएगा। और कुछ लोगों को बैड परफॉर्मेंस है, लेकिन इंडिया वाइज के पास जो पक्की खबर है ये है कि 6 लोगों को रखा तो जाएगा, लेकिन उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी जाट के बड़े नेता है, और जब किसान आंदोलन हो रहा था तो क्षेत्रीय और किसान आंदोलन को साधने के लिहाज से जाट चेहरा के तौर पे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके पहले वो पंचायती राज मंत्री थे। कैबिनेट का एक बड़ा ओहदा होता है। तो चर्चा इसी बात की है कि नए चेहरे कौन होंगे, जिसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम तय है। और जो क्षेत्रीय संतुलन होगा, जाट, गुर्जर, ओबीसी, क्योंकि विपक्ष के जो सबसे बड़ा चैलेंज दे रहा है पीडीए, और दावा कर रहा है कि पिछड़ों के असली हित समाजवादी पार्टी में ही साधा जा सकता है। ये समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी, तो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज है। 2024 का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी के लिए डरावना था। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो जीत मिली, भारतीय जनता पार्टी की बातें खुली हुई है, नेताओं में जोश है। और हालांकि वो जरूर डिनाई कर रहे हैं जो बड़े नेता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसको लेके चर्चा हो रही है, उसमें पीडीए को साधा जाएगा। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कुछ मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार की भी बात हुई हो। बिल्कुल रजनीश, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक देखने को मिली, तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है ये जो 6 पद हैं इनमें ब्राह्मण चेहरों को जगह मिलेगी? अब थोड़ा सा मैं डिटेल में दर्शकों को पेश कर दूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण कोटे से आते हैं। योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मिनिस्टर है। तमाम लोग हैं। जैसे ब्राह्मण चेहरों को मौका दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण चेहरे और जो पॉलिटिक्स होता है, जो कुटुंब की बैठक हुई थी इसके पहले, ओबीसी की भी बैठक हुई थी, जिसमें लोग से लेके तमाम पिछड़ी जात के विधायक शामिल हुए थे। क्योंकि पॉलिटिकल चकल्लस के लिए ये बातें जरूर हो रही थी कि ब्राह्मण नाराज है, इसलिए बैठक किए थे। लेकिन पीएन पाठक का भी स्टेटमेंट आ गया कि हमारे घर एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें सारे लोग शरीक हो गए थे, तिल का ताड़ बनाया गया। जो प्रदेश अध्यक्ष की बैठक पर रिएक्शन हुआ, आग में घी डालने का काम किया। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर पॉलिटिक्स से परहेज है, कोई झुकने वाला नहीं है। समझ रहे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है, कहां से जातीय एंगल में फंसेगी। तो माना जा रहा है कि किसको मौका दिया जाएगा, नहीं मौका दिया जाएगा, लेकिन ये तय है भूपेंद्र चौधरी की ताजपोशी होगी। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाराबंकी जिले के टिकैत नगर थाना क्षेत्र में सराय बरे इलाके में बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बदोसराय थाना क्षेत्र के हजरतपुर के निवासी थे और किसी रिश्तेदार की बहन से मिलने के लिए जा रहे थे। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकैत नगर लाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों के विवरण दर्ज किए हैं। घटना की वजह से इलाके में सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सराय बरई से थोड़ा सा आगे शाहनगर चौराहे के पास मोटरसाइकिल और कार के माध्यम से हुई है। एम्बुलेंस से और पुलिस के माध्यम से पेशेंट आए। 3 पेशेंट हैं, एक का नाम है महेश और एक का हुसैनी और एक का राम बाबू, जिसमें से 2 की स्थिति थोड़ा सा सीरियस है और एक क्रिटिकल है, वो भी लेकिन ठीक है। और तीनों के पैर में ज़्यादा चोट आई है। एक का पैर ज़्यादा डैमेज हो गया है, हुसैनी का, जिसका लेफ्ट साइड पैर पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ज्वाइंट नी से नीचे। बाकी महेश और राम बाबू के राइट लेग में फ्रैक्चर है। तीनों 2-3 जगह से फ्रैक्चर हुआ है। फतेहपुर थाना क्षेत्र में 2 जनवरी को शारदा सहायक नहर में मिले अज्ञात किशोरी के शव की पहचान 48 घंटे बाद सीतापुर की 16 वर्षीय छात्रा महक कौर के रूप में हुई है। महक 15 दिसंबर से लापता थी। जब वह बीबीए परीक्षा देने अपने शिक्षण संस्थान जा रही थी, दोपहर तक उसने व्हाट्सएप पर संदेश भेजे। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। महक की बाइक 16 दिसंबर को नहर पुल के पास मिली। साथ में उसका बैग और पंजाबी में लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ है। नोट में किशोरी ने अपने परिवार से माफ़ी मांगी और आत्महत्या का संकेत दिया। उसके मोबाइल में 2 सेकंड का वीडियो भी मिला, जिसमें वह अपना चेहरा दिखाकर कैमरा नहर की ओर घुमा रही थी। पुलिस ने डिजिटल इंटेलिजेंस की मदद से परिजनों तक जानकारी पहुंचाई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। परिवार और क्षेत्र इस दुखद घटना से सदमे में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दंगों के 5 आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दी है। दिल्ली में दंगे भड़काने में उमर खालिद और शर्जील इमाम का हाथ सामने आया है। 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व छात्र नेताओं की जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 दिसंबर 2025 को मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं गुलफिजा फातिमा, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, उमर खालिद, सिफाउर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद को सशर्त जमानत दी गई है। खालिद और इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष में पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जो आपराधिक साजिश में दोनों के शामिल होने को दर्शाते हैं। द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं।
इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में फैली जनजनित बीमारी ने अब गंभीर रूप ले लिया है। स्वास्थ्य प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इसे महामारी घोषित कर दिया है। इस बीमारी की चपेट में आने से अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह 20वीं मौत दर्ज की गई। 1 जनवरी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वर्तमान में आईसीयू में भर्ती 8 मरीजों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जबकि प्रशासन सभी गंभीर मरीजों को शहर के बड़े निजी अस्पतालों में शिफ्ट कर चुका है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर के सभी 85 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर की ड्यूटी भागीरथपुर में लगा दी गई है, जिससे अन्य क्षेत्रों के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान यात्री भुवनेश्वर नाथ तिवारी के बैग से कारतूस और मैगजीन बरामद की गई हैं। सीआईएसएफ के 2 जवानों ने जांच के दौरान 6 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन पकड़ी। आरोपी को तत्काल पुलिस को सौंप दिया गया है। भुवनेश्वर नाथ तिवारी मिर्जापुर का रहने वाला है और एयर इंडिया एक्सप्रेसवे की फ्लाइट IX1252 से नई दिल्ली जा रहा था। उसकी फ्लाइट का उद्देश्य मिर्जापुर के पूर्व जिलाधिकारी सुशील पटेल से मिलना था। आरोपी के नाम पर एक लाइसेंसी पिस्टल भी आवंटित है। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में रविवार को सनसनी फैल गई जब 52 रोड पर निर्माणाधीन बाईपास के नीचे 15 वर्षीय किशोर आयुष गुप्ता का शव बरामद हुआ। आयुष गुप्ता शनिवार सुबह से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था। वह पीले रंग की जैकेट और नीली पैंट पहनकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर अंकित मिश्रा, कोतवाली पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्लैब के नीचे दबे शव को बाहर निकाला और साक्ष्य जुटाए। शव की स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जो डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किया जाएगा। कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के 52 रोड पर निर्माणाधीन बाईपास में एक सीमेंट स्लैब के नीचे एक व्यक्ति की दबे होने की सूचना है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दबे हुए व्यक्ति की पहचान आयुष गुप्ता पुत्र धर्मेंद्र गुप्ता निवासी चौहान थोक थाना कोतवाली शहर के रूप में हुई है। अवगत कराना है कि आज ही थाना कोतवाली शहर पर आयुष गुप्ता के पिता धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा अपने बच्चे के गुमशुदा होने की तहरीर भी थाना कोतवाली पर दी थी, जिसके संबंध में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी के माध्यम से कराई जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज के कीड़गंज इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कीड़गंज पुलिस ने एक 2 मंजिला मकान से 4 लड़कियों और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान मकान के कमरे में पकड़ी गई लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक हालत में मिले। मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई हैं। पकड़ी गई लड़कियों में 2 प्रयागराज, 1 वाराणसी और 1 पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। शुरुआती जांच में पता चला कि पिछले 3 महीने से मकान में यह रैकेट चल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने रविवार दोपहर को कार्रवाई की। डीसीपी सिटी मनीष सांडिल्य ने बताया कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और संभावित अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। अंतर्गत एक किराए के मकान में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और एसीपी साहब मौके पर पहुंचे। वहां से 5 पुरुष और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक अवस्था में वहां पर मिले थे। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। 5 पुरुष सभी प्रयागराज के निवासी हैं और 4 महिलाओं में से 2 प्रयागराज की निवासी हैं, 1 वाराणसी और 1 पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ये सभी से पूछताछ करने पर पता चला कि लगभग 3 महीने से इनका ये कार्य चल रहा था और अन्य सारी जो जानकारी है, सारी विस्तृत जानकारी
जो डिटेल में पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही सामने आ पाएंगे। इन सभी को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत वृंदावन स्थित केशवधाम पहुंचे। उनके आगमन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, आलोक कुमार और मनमोहन वैद सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। केशवधाम परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बैठक शुरू होने से पहले ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बना दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मेरठ के IIMT कॉलेज परिसर में एक युवक की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच मामूली बहस हिंसक झगड़े में बदल गई। कॉलेज कैंटीन के बाहर हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कॉलेज यूनिफॉर्म पहने दो छात्राएं एक दूसरे पर हमला करती हुई नजर आ रही हैं। कभी बाल खींच रही हैं तो कभी थप्पड़ मार रही हैं। घटना तब हुई जब युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठा था और उसकी बहन वहां पहुंच गई। मामूली कहासुनी कुछ ही पलों में हाथापाई में बदल गई। युवक ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में भरी छात्राएं नहीं मानी। आसपास मौजूद छात्रों ने भी बीच बचाव में मदद नहीं की। घटना के बाद किसी ने मोबाइल से पूरी मारपीट की वारदात रिकॉर्ड कर ली। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुई बड़ी लूट का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे एंकर कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक माल से भरे कैंटर को दिल्ली देहरादून बाईपास पर दो कारों में सवार बदमाशों ने रोका था। लुटेरों ने कैंटर चालक संजीव के साथ मारपीट की और वाहन में रखी कीमती इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने लूट में प्रयुक्त कार बरामद की है और 3 आरोपियों को लूटे गए 27 कार्टन इलेक्ट्रॉनिक माल के साथ गिरफ्तार किया है। बांदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोट बनाने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं भंडाफोड़ करते हुए गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,12,500 के जाली नोट बरामद किए हैं। बरामद नकली नोटों में 500 रुपये के 225 नोट शामिल हैं, जिन पर एक ही सीरियल नंबर अंकित पाया गया है। पुलिस ने मौके से नकली नोट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रिंटर, इंक, पीवीसी शीट और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा नकली नोटों का प्रयोग किया जा रहा है मार्केट में। सूचना के मिलते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में आए कि 4 व्यक्तियों द्वारा अपने घर में नकली नोट प्रिंट किए जा रहे हैं। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ से काफ़ी बातें सामने आई और उसके आधार पर बरामदगी भी की गई। उन अभियुक्तों के घर से 1,12,500 रुपये नकली इंडियन करेंसी के बरामद किए गए और साथ ही मौके से प्रिंटर, स्कैनर, इंक, डाई इत्यादि जिसका प्रयोग वो करते थे नकली करेंसी को प्रिंट करने में, उनकी भी बरामदगी की गई है। अन्य 2 अभियुक्तों को अरेस्ट करने के लिए भी टीम गठित कर ली गई है और एफआईआर भी इस मामले में पंजीकृत कर दी गई है। 2 अभियुक्त जिनको अरेस्ट कर लिया गया है उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। संभल जिले में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया। डीएफ संभल राजेंद्र पेसिया और एसपी के नेतृत्व में बिजली विभाग के अफसरों सहित जिले भर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल रहे। यह छापेमारी कार्रवाई विशेष रूप से मुस्लिम बहुल इलाके में की गई, जहां बिजली चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। छापेमारी समाजवादी पार्टी के
सांसद जियाउर रहमान वर्ग के क्षेत्र अंतर्गत राय सत्ती थाना इलाके के दीपा सराय सहित आसपास के इलाकों में भी की गई। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है और आज राय शक्ति क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहां कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहां अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहां परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। तो संभल में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है, बिजली चोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और मुस्लिम बाहुल इलाके में ये छापेमारी की गई है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश कुमार जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा मामला है बिजली चोरी को लेकर जिस तरीके से जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जनपद संभल की, तो आज ही रात के करीब में यहाँ पर जो प्रशासन सुबह 4 बजे करीब में पहुंचा और पहुंचने के बाद यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जहाँ पर जो है रेड दी गई है, वहाँ पर प्रशासन और एसपी और डीएम मौके पहुंचे, पूरा आला अधिकारियों के साथ पहुंचने के बाद में वहाँ पर देखा गया तो चोरी से कई घरों में बिजली चलाते हुए लोग मिले, जो कि ई रिक्शा को चार्ज करते हुए मिले, एक ही छत पर तार मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये भी आगे चेतावनी दी गई है कि किसी घर में जो मीटर है वो चेक कराए जा रहे हैं। इसी को लेकर बात की जाए तो कम से कम 100 घरों में चोरी से बिजली चल रही थी। जी ठीक है सतीश, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।